तो एक बार पुनः 10th की सभी छात्रों का स्वागत। हम कंटिन्यू एक्सीलेंट डैश वर्क से मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और खंड अ है उससे जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न थे अबसद वाले वो सभी कंप्लीट कर दिए हर मॉडल पेपर से। 7 तक मॉडल पेपर हमने सॉल्व किए और वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही मॉडल पेपर जो दूसरा है उसके सभी प्रश्न कर दिए, यानी खंड अ से ब से स से यानी जितने भी पार्ट है द तक वो सभी हमने सॉल्व करके उसका वीडियो अपलोड कर दिया है और आप वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम मॉडल पेपर 3 का आज प्रश्न क्रमांक 2 से लगाकर 11 तक करेंगे और ये प्रश्न है भी आपके एक एक नंबर के रहेंगे सभी और बहुत ही सरल प्रश्न आते हैं, ये भी आप इजीली एक नंबर इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। मॉडल पेपर 3 है, ये ध्यान रखना, एक्सीलेंट डैश वर्क का मॉडल पेपर 3 तीसरा मॉडल पेपर है और इसके प्रश्न क्रमांक 2 से लगाकर 11 तक जो खंड अ का ही पार्ट है, खंड अ है, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न लेते हैं। अब दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है इसके अंदर? दूसरा प्रश्न है हमारे पास 95 का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब ये वैदिक गणित से संबंधित प्रश्न है। दोनों प्रश्न, दूसरा और तीसरा, ये आपके वैदिक गणित से संबंधित आएगा। वर्ग आए, घनफल आए और व्यवकलन भी आ सकता है, तो जो भी आपके आए वो इजीली आप उसमें जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पे 95 का वर्ग है वो कैसे ज्ञात करना है, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ ताकि इजीली हम इसका उत्तर निकाल सके। तो नेक्स्ट पेज पे इस प्रश्न को लेता हूँ। ये है 95 का वर्ग ज्ञात करना है, ठीक है। अब वर्ग निकालने के लिए आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है, यानी कोई संख्या है उसका वर्ग निकालना है, तो आपको सूत्र याद करना है कि संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन स्लैश विचलन की घात 2, ये सूत्र आपको वर्ग के लिए ज्ञात करना है। अब संख्या क्या है, विचलन क्या है, तो ये मैं बता देता हूं। देखिए, संख्या तो जो आपको दे रखा है वो की वो, यानी जिस संख्या का आपको वर्ग पूछा है, कौन सी संख्या पूछा है, 95, तो ये संख्या हो गई 95। इस सूत्र के अंदर 95 रखना है जहां संख्या है वहां। और विचलन, विचलन है वो आपको आधार देखना पड़ेगा। 95 है वो किसके करीब है, 10 के करीब है या 100 के, तो 100 के करीब है। इसका मतलब इसका जो आधार है वो क्या हुआ, आधार हो गया 100। अब आधार के सापेक्ष विचलन का निर्धारण होता है और विचलन निकालने के लिए सीधा सा तरीका है, जो आधार है उसमें से संख्या को घटा दो। देखिए 100 में से 95 गए तो क्या बचा, 5। अब चूंकि ये 100 से छोटी संख्या है, 95 है वो क्या है, 100 से कम है, इसलिए माइनस में लिखना है, तो माइनस के 5, तो विचलन हो गया -5। ओके, अब इसको 0.5 भी लिख सकते हैं ऐसे कि डबल डिजिट में अगर लिखना चाहे तो डबल डिजिट में ऐसे लिख सकते हैं विचलन को। देखिए -0 और 5, आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे कितनी संख्या रखना है वो, क्योंकि आधार 100 है इसलिए विचलन यहाँ पे संख्या को वर्ग करने पर डबल डिजिट होनी चाहिए। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। आपको 95 का वर्ग करना है, तो यहाँ पे 95, 95 का वर्ग हो गया, संख्या कितनी है 95, फिर प्लस विचलन है वो कितना है आपके माइनस के 0 और 5, तो ये आ गया। विचलन को मैंने ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया क्योंकि माइनस वाली संख्या थी, अगर प्लस होता तो मैं सीधा ही प्लस के रूप में लिख लेता, परंतु माइनस है इसलिए ब्रैकेट के अंदर बंद किया है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए -0 और 5 और इसका वर्ग आता है ऊपर, विचलन का स्क्वायर। अब 95 है, यहाँ पे देखो प्लस का गुणा जब अंदर वाली संख्या माइनस वाली संख्या से होगा तो माइनस आ जाएगा 0.5, फिर स्लैश -0.5 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, 5 × 5 कितना होता है 25। अब जैसे यहाँ पे संख्या 2 होती, मान लो जैसे 98 होता है यहाँ पे 98, तो हमारे विचलन है वो क्या आ जाता -0.2 और 2 का वर्ग करते तो क्या आता 4, तो आप 4 लिखते तो गलत हो जाता क्योंकि 0 आपको लिखना पड़ता आगे 4 के आगे, क्योंकि आधार क्या है 100 और 100 में डबल शून्य है, इसलिए आपको इस खंड के अंदर 2 डिजिट है वो 100 होने चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब 95 में से 5 गए तो क्या बचा 90, ये आ गया 25। अब दोनों को पास पास में लिखना है, दोनों खंड के, ये प्रथम खंड ये
द्वितीय खंड, तो प्रथम खंड के संख्या क्या है 9 और 0, और द्वितीय खंड में 2 और 5, तो 2 और 5, तो 9025 इसका हो जाएगा आंसर। यानी कि 95 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 9025। तो इस ढंग से आप इजीली सूत्र लगा के वर्ग निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न आपके दे रखा है। तीसरा क्या है, 24 घन का घनफल ज्ञात कीजिए। ये ऐसे ही प्रश्न थोड़ा सही ढंग से नहीं दिया हुआ, लिखना था 24 का घनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 24 का घनफल निकालना ये भी आपके वैदिक गणित से संबंधित प्रश्न है। तो चलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेता हूं और इसको सॉल्व करते हैं। 24 का घनफल निकालना है, और 24 का घनफल निकालने के लिए आपको सूत्र है वो ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। लंबा सूत्र है, मैंने लिख के रखा है ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो अपना, और आपको याद करना ही पड़ेगा, बाकी कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, क्योंकि वैदिक विधि के अंदर सूत्र से ही आपके ये होगा। वैसे देखिए 24 का घन निकालना है तो कितना सरल तरीका, 24 इंटू 24 इंटू 24 करेंगे तो सीधा उत्तर आएगा, परंतु वैदिक विधि से आपको करने के लिए इस सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा पूरा। तो यहाँ पे घनफल बराबर क्या होगा, उपाधार अंक की घात 2, फिर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन स्लैश उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन की घात 2 स्लैश विचलन की घात 3। यानी कि ये उपाधार विधि वाला सवाल है, क्योंकि यहाँ पे 24 है तो इसका उपाधार अंक भी निकालना पड़ेगा। तो साइड में मैं सभी आपको बता देता हूँ निकाल के। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी जो संख्या है वो क्या है, तो संख्या तो है 24, यानी 24 है वो संख्या है। अब यहाँ आधार निर्धारित करेंगे तो उससे पता चल जाएगा हमारे पास विचलन कितना है और उपाधार अंक कितना है। तो आधार देखिए 24 है, यानी यहाँ पे 10 के करीब है, इसलिए यहाँ पे इसको आधार है वो 10 देंगे। ठीक है, अब आधार 10 है तो 10 24 से काफी छोटा है, यानी कि यहाँ पे 10 का गुणा किससे करे कि 20 आए, क्योंकि ये 20 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएंगे। तो यानी इसका जो विचलन है वो 4 निर्धारित करेंगे और उपाधार अंक है वो क्या आ जाएगा 2। तो उपाधार अंक निकालने के लिए यही तरीका है कि आधार का गुणा किससे करे कि आपके संख्या आ जाए। यानी कि देखिए 10 का गुणा मैं 2 से करूंगा तो 20 आ जाएंगे। इसी प्रकार जैसे ये 34 होता 34 होता तो आपके उपाधार अंक क्या हो जाता 3। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि इकाई और दाही अंक है वो उसका उपाधार अंक होगा। अपने अपने हिसाब से याद रखने का तरीका रख सकते हैं आप। तो उपाधार अंक, और उपाधार अंक है वो क्या आ गया 2, इकाई और दाही अंक होगा वो क्या आ जाएगा उपाधार अंक। ठीक है, अब विचलन क्या हो जाएगा, विचलन देखिए विचलन है वो 2 का गुणा मैं 10 से करूंगा तो क्या आ जाएगा 20, और 20 प्लस 4 करेंगे तो 24 आ जाएंगे, यानी कि इसका जो विचलन है वो 4 है। ओके, तो ये सब आ गया हमारे पास, संख्या आ गई, उपाधार अंक आ गया और विचलन आ गया। तो अभी सूत्र के अंदर रखना है और इसको सॉल्व करना है। उपाधार अंक है, उपाधार अंक कितना है मेरे पास 2, तो 2 का वर्ग हो जाएगा, फिर ब्रैकेट संख्या, संख्या है 24 तो 24 आ जाएगा, फिर प्लस 2, सूत्र का 2 है, इंटू विचलन कितना है, विचलन है 4 तो ये 4, ये पूरा ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, तो संख्या प्लस 2 इंटू विचलन लिख लिया, फिर स्लैश उपाधार अंक, उपाधार अंक कितना मेरे पास 2। ठीक है, फिर इंटू 3, सूत्र में 3 है, इंटू विचलन की घात 2, विचलन कितना है 4 और 4 की घात 2, फिर स्लैश विचलन की घात 3, तो विचलन कितना है 4 और 4 की घात 3। सभी सूत्र के अंदर मैंने मान है वो लिख लिया। अब इसको सरल करना है। देखिए 2 की घात 2, 2 इंटू 2 कितने होते हैं 4, ब्रैकेट 24 प्लस 2 इंटू 4, तो पहले क्या करेंगे 24 प्लस 2 का गुणा 4 से कर दो तो 8 आ गए, यानी पहले गुणा करना है, प्लस भी है और गुणा भी है, तो आपको जोड़ और गुणा में से पहले क्या करेंगे गुणा, फिर स्लैश 2 इंटू 3 इंटू 4 की घात 2, 4 की घात 2 यानी 4 इंटू 4 कितने होते हैं 16, फिर स्लैश 4 इंटू 4 इंटू 4 कितने हो जाएंगे 64, 4 की घात 3 है अर्थात 4 का 3 बार गुणा करना है। ठीक है, तो 4, अब 24 और 8 मिलके कितने हो गए 32, 32, फिर स्लैश अभी सबका गुणा करो। देखिए 2 इंटू 3 कितने हो गए 5, 2 इंटू 3 कितने हो गए 6, और 6 का गुणा 16 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 96, 96।
और ये है 64 ऐसा का ऐसा। 4 का गुणा 32 से कर दो तो कितने आ गए 8 और 12 128 आ जाएगा अपने पास। 32 का गुणा 4 से किया, फिर 96 और 64। अब यहाँ समझने वाली बात है, देखिए आधार यदि 100 होता तब तो ये अपने उत्तर आ गया, परंतु आधार है वो कितना है यहाँ 10 है, यानी एक शून्य आपको नजर आ रहा है। तो आपको क्या करना है, ये जो प्रथम खंड है इसमें जितने भी अंक होते हैं आपके चलेगा, परंतु मध्य खंड और तृतीय खंड, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि इस खंड में और इस खंड में आपको एक एक डिजिट रखना है और बाकी को पीछे जोड़ते जाना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, एक डिजिट रखता हूं। देखिए यहाँ पे एक साथ आपको पक्षांतर नहीं करना है। मैं क्या करता हूं, यहाँ 96 ही रखता हूं। यहाँ पे 64 है, इसमें से मैं 4 को इधर ही रखता हूँ। ये जो 6 है, 6 को 96 के अंदर जोड़ता हूँ। तो यहाँ मैं इसको उठा देता हूँ और आपको जोड़ के बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो 96 है प्लस 6 होंगे तो कितने हो जाएंगे 102। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 102। ठीक है, आगे करता हूँ यहाँ पे। अब पहले जो खंड है इधर से दाएं खंड से पहला खंड है वो 4 है, ऐसा कैसा रह जाएगा। यहाँ से ये जो 2 है वो ऐसे कैसे रहेंगे, ये 10 है वो पीछे भेजना है। 10 को पीछे जोड़ दो, कितने हो गए ये 138। तो इस ढंग से आपके मध्य खंड और तृतीय खंड में एक एक डिजिट रह गया और तृतीय खंड के अंदर जितने भी डिजिट होता है वो चलता है। तो 1 3 8 2 और 4 ये आ गया इसका आंसर, यानी 13,824 हो जाएगा 24 का घनफल। तो इस ढंग से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए आधार और उपाधार में यदि आपके कंफ्यूजन है तो एक और थोड़ा एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। जैसे मान लो 35 है, तो इसका जो उपाधार अंक होगा वो क्या हो जाएगा 3, उपाधार अंक 3 हो जाएगा। आधार आपके वही 10 रहेंगे और विचलन है वो क्या आ जाएगा 5। जैसे 42 है 42, अब इसका उपाधार अंक क्या होगा, उपाधार अंक होगा इसका 4, आधार क्या होगा 10 और विचलन क्या हो जाएगा 2। तो जितने सवाल आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके परफेक्ट हो जाएगा और आप इजीली इनका सूत्र के माध्यम से उत्तर ला सकते हैं। चलते आगे। नेक्स्ट है फोर्थ प्रश्न दे रखा है कि समांतर श्रेणी 1 4 7 10 डैश 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 88 में अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। ये अंत से 12वां पद वाला, अंत से कोई भी पद पूछने वाला जो प्रश्न है वो आने के पूरे चांस है, इसलिए आपको सूत्र है वो ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए प्रारंभ से जब हम nवा पद का सूत्र लगाते हैं तो वो क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ये सूत्र आपने याद किया होगा अच्छे ढंग से, nवे पद का सूत्र है, क्योंकि n पदों का जो योग वाला सूत्र है वो तो आपके सिलेबस में नहीं है, अब की बार हटा दिया है। तो सिर्फ nवा पद का सूत्र ही बचा और वो आपने सूत्र अच्छे ढंग से याद किया होगा। अब आपको अंत से अगर पूछे तो इसमें क्या संशोधन करना है वो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अंत से लिखना है कि अंत से आरवा पद, अंत से आरवा पद वाला जब भी आपको आता है कोई भी आरवा पद यानी जो भी पूछा है वो पद, तो आपको सूत्र क्या लगाना है ए एन माइनस 1 और डी। एन यानी जो भी पद पूछा है वो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं आर लिख सकते हैं, जैसे ये एनवा पद है या आरवा पद पूछा है तो यहाँ आर लिख लो। ठीक है, तो इस ढंग से आप सूत्र है वो याद कर सकते हैं कि ए एन माइनस आर माइनस 1 और डी। तो लिख लिख के प्रैक्टिस करना और सूत्र याद है तो इजीली आप अंत से जो भी पद पूछा है वो निकाल सकते हैं। तो करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले तो जो एपी दे रखा है उस एपी से प्रथम पद और सार्वंतर निकाल दो। तो यहां लिख लेते हैं प्रथम पद। प्रथम पद जैसा कि आपको पता है कि ए से प्रेजेंट करते हैं और ए क्या है फर्स्ट, यानी 1 4 7 10 है तो पहला पहला पद है ये हो जाएगा प्रथम पद यानी 1। ठीक है, उसके बाद में सार्वंतर, तो यहाँ सार्वंतर निकाल देते हैं, सार्वंतर को डी से लिखते हैं। तो डी कितना हो जाएगा हमारे पास, डी निकालने का तरीका सीधा से याद रखना है, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाना है, यानी 4 में से 1 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 3। आप चाहे तो 7 में से 4 को घटा दो तो भी 3 आएगा, यानी एपी है तो आपके अंतर तो समान ही होगा। अब आपके पास ए है डी है तो मैं सूत्र लगा देता हूं। सूत्र आपको पूछा है अंत से 12वां पद, तो यहां मैं लिखता हूं
अंत से आरवा पद, अंत से आरवा पद का सूत्र है ए एन माइनस ब्रैकेट आर माइनस वन और डी बराबर। अब देखिए अंत से आरवा पद पूछा है तो अंत से आरवा पद, आर यानी 12वां पद पूछा है तो आर की जगह 12 आ जाएगा, 12वां पद। अब ए एन में वो हमेशा क्या होता है, अंतिम पद होता है। ए एन को देखिए, ए एन की जगह आप एल भी ले सकते हैं लास्ट पद, तो यहाँ ए एन है उसकी जगह एल भी प्रयोग कर सकते हैं सूत्र में, तो मैंने ए एन लिखा है, तो ए एन है वो अंतिम पद होता है। तो देखिए इस एपी का जैसे 1 4 7 10 डैश डैश 88, अंतिम पद क्या है 88 है, तो यहाँ आ जाएगा 88। फिर माइनस आर, आर यानी जो पद पूछा है वो 12वां पद पूछा है तो 12 आ जाएगा। फिर माइनस 1 और डी, डी है वो सार्वंतर कितना है 3 है। अब इसको हल करो तो 88 माइनस 12 में से 1 गया तो क्या बचा 11, और 11 का गुणा 3 से कर दो तो 88 माइनस, देखिए 11 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या आएगा 33, और 88 में से 33 गए तो क्या बचा 55, यानी आपके उत्तर आ जाएगा 55। यह आ गया आंसर। यानी इस एपी का अंत से जो 12वां पद होगा वो कितना होगा 55। तो बहुत ही सरल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न दे रखा है कि 12 टिकटों पर एक एक संख्या 1 से 12 तक लिखी गई है। यदि उनमें से किसी एक टिकट का यादृच्छिक चयन किया जाए तो इस पर लिखी हुई संख्या के 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता पूछा है, और प्रायिकता वाला प्रश्न कमजोर से कमजोर छात्र भी इजीली कर सकता है। देखिए क्या है इसके अंदर, आपको 12 टिकट दे रखा है, उस पर 1 से लगाकर 12 तक अंक लिखे हुए हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं कि 12 टिकटों पर संख्या 1 से लगाकर 12 तक लिख लेता हूं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस ढंग से कोई पर्चियां होगी ऐसे समझ लो, उस पे पहले पे 1 लिखा हो, फिर 2 3 4 ऐसे करके 12 तक अंक लिखे। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि उनमें से किसी एक टिकट का यादृच्छिक चयन किया जाता है। यादृच्छिक यानी बिना देखे इस टिकट का चुनाव करना है, तो उस पर लिखी हुई संख्या के 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता। अब गुणज का मतलब क्या होना चाहिए कि ये जो संख्या 1 से लगाकर 12 तक, उनमें 2 का या 3 का भाग जाना चाहिए। अगर 2 का भाग जाता है तो भी लेंगे, और 3 का भाग जाता है तो भी लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 2 और 3 के गुणज। तो लिख लेते हैं 2 या 3 के गुणज, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि 2 या 3 के जो टेबल में जो संख्या आती है वो लिख लो। देखिए 2 के टेबल में 2 आता है तो 2 लिख लो। फिर 3 के टेबल में आता है, लिख लो 3। 4 है वो 2 के टेबल में आता है, लिख लो। 5 नहीं आता, न तो 2 के टेबल में आता है और न कि 3 के टेबल में आता है 5, तो रहने दो 5 को। 6 2 के टेबल में भी आता है और 3 में भी आता है, तो यहाँ 6 को सेलेक्ट करेंगे। 7 किसी में भी नहीं आता, 8 आएगा, 9 आता है, 10 आता है, 11 नहीं आता और 12 आता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2 के पहाड़े में और 3 के पहाड़े में यदि जो संख्या आती है वो लिख लो। तो ये संख्या आ गई हमारे पास। कितनी संख्या देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी टोटल 8 संख्या ऐसी है जिसके अंदर 2 का और 3 का भाग जा रहा है। राइट, तो इसके कहने का अर्थ यही है कि उसकी प्रायिकता निकालिए जो 2 या 3 के गुणज है। तो यहाँ लिख लेते हैं कि अभिष्ट प्रायिकता, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता। अगर सूत्र लगा के करेंगे तो और ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, मैंने सूत्र आपको अच्छे रंग से बताया हुआ, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा
कुल परिणाम प्रायिकता निकालने का सूत्र है, और चाहे बड़ा प्रश्न आए छोटा है कोई भी प्रश्न आए इसके लिए सूत्र है वो फिक्स है। किसी भी संख्या की प्रायिकता पूछा है उसके लिए सूत्र यही लगाना, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम का मतलब क्या होगा कि जो आपको पूछा है वो 2 या 3 के गुणज पूछा है कि 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता निकालना है तो 2 या 3 के गुणज होने की संख्या कितनी है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए 8, और कुल परिणाम आपको 12 टिकट दे रखे हैं, 1 से लगाकर 12 तक, तो आ जाएगा 12। ओके, अब इसको सरल करना है तो यहाँ पे 4 का भाग जा रहा है, 4 का भाग 8 में कितनी बार गया 2 बार, और 12 में कितनी बार गया 3 बार, तो 2/3 इसका हो जाएगा आंसर। अब समय कम है जैसे मान लो और जल्दी जल्दी आपको करना है तो सीधा लिख देना कि अभिष्ट प्रायिकता बराबर 8/12। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम न लिखो तो भी चलता है, तो यहाँ पे सीधा आ जाएगा 8/12 और सरल करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस ढंग से आप प्रायिकता वाले प्रश्नों का उत्तर है वो दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिक्स जो क्वेश्चन है वो भी प्रायिकता से संबंधित है। क्या पूछा है कि 2 पासों के फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस डैश वर्क के अंदर मैंने नोट किया है कि काफी गलतियां है, यानी लिखने में उत्तरमाला के अंदर काफी गलतियां नजर आ रही है मुझे, तो इस डैश वर्क के अंदर आपको थोड़ा सावधानी रखना है, प्रश्नों में कंफ्यूज नहीं होना। देखिए अब क्या लिखा हुआ है कि 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ये आना चाहिए जबकि आ गया 7 अपने की प्रायिकता। प्रश्नों को पढ़ने से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पूछा आखिर, राइट। तो प्रश्न आपके बोर्ड में वैसे बिल्कुल परफेक्ट बन के आएगा, तो टेंशन लेने का काम नहीं। अब देखिए 2 पासों के फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता पूछा है, तो 2 पास, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पासे पर अंक कितने होते हैं, 1 से लगाकर 6 तक टोटल 6 अंक होते हैं, 1 से लगाकर 1 2 3 4 5 6, राइट। अब 2 पासे की बात हो रही है तो यहां लिखना है कि 2 पासों को फेंकने पर कुल संभावित, अब 2 पासे को फेंके तो कुल संभावित परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं, कुल संभावित परिणाम, राइट। तो क्या क्या आ सकता है देखिए मैं सब लिख के आपको बताता हूं। जैसे मान लो 2 पासों में से पहले पासे को मैंने फेंका तो उस पे आ गया मेरे 1, ठीक है। फिर वापस दूसरे पासे को फेंका तो उस पे भी क्या आया 1, फिर वापस मैंने पहले पासे को फेंका तो उस पे वापस 1 आया, और दूसरे पासे को फेंका तो मेरे पास आया 2। फिर वापस मान लो पहले पासे को फेंका तो 1 आया, और दूसरे पासे को फेंका तो क्या आ गया 3। पहले पासे को फेंका तो 1, दूसरे पासे को फेंका तो 4। तो इस ढंग से आपको क्या करना है, टोटल 36 इसके टोटल संभावित परिणाम है, वो सभी लिखता हूं मैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। या तो ये प्रश्न ऐसे आएगा कि 2 पासों को फेंकने पर, या फिर एक पासे को 2 बार फेंकने पर, तो जो भी प्रश्न आता है उसमें दोनों में सेम ही स्थिति आएगी। तो देखिए 1 और दूसरे पे मान लो 5 आ सकता है, वापस फेंका तो 1 आया और दूसरे पे 6 आ सकता है, तो ये ऐसी कंडीशन हो सकती है। या फिर ऐसे हो सकता है कि पहले पासे पर 2 आ जाए और दूसरे पासे पर 1 आ जाए। अब 2 2 वाला पूरा ग्रुप बनाना है, 2 2 2 3 2 4 2 2 5 2 6। फिर और क्या हो सकता है, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। इससे संबंधित कई टाइप के प्रश्न बनते हैं, इसलिए आपको मैं पूरा करके बता रहा हूं। फिर और क्या हो सकता है देखिए, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। इसी प्रकार 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। लास्ट हो सकता है 6 1 6 2 6 3 6 4
6 5 और 6 6, ये हो गया अंतिम। तो इतनी कंडीशन हो सकती है, और 6 इंटू 6 टोटल कितने हो गए 36, यानी कुल संभावित परिणाम तो आ गया हमारे 36। यानी जो प्रायिकता निकालेंगे तो उसके अंदर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम लिखते हैं, तो कुल परिणाम तो 36 आ गया। अब अनुकूल परिणाम है वो आपको जो पूछा है उससे पता लगाना। ये क्या कह रहा है कि दो पासों को फेंकने पर अंकों का योग है वो 7 आना चाहिए। तो इन ग्रुप में से जहां अंकों का योग 7 आता है उनको अलग करना है। तो यहाँ लिखता हूं मैं अंकों का योग 7 आने की स्थितियां या 7 आने वाले परिणाम। तो यहाँ करता हूं मैं अंकों का योग 7 आने वाले परिणाम। अब अंकों का योग 7 आने वाले परिणाम कौन कौन से हैं देखिए। टोटल हमारे पास में है अंकों का योग, देखिए 1 और 1 यहाँ कितने हो रहे हैं 2, तो ये तो काम का नहीं है। 1 और 2 मिलके कितने हो गए 3। अंकों का योग इस ढंग से आपको देखना है कि 7 का हो रहा है। 1 और 3 कितने हुए 4, तो अंकों का योग 7 का हो रहा है। एक तो ये देखिए 1 और 6 मिलके कितने हो रहे हैं 7, तो इसको ले लो 1 और 6। फिर आगे बढ़ो, इस लाइन के अंदर का होगा 7 योग, ये रहा 2 और 5, 2 और 5। फिर इसके अंदर देखो अंकों का योग 7 का हो रहा है 3 और 4, तो 3 ले लो और 4 ले लो। फिर आगे बढ़ो, अंकों का योग यहाँ पे 4 और 3, 4 और 3। फिर आगे बढ़ो, इस लाइन के अंदर अंकों का योग 7 का हो रहा है 5 और 2, तो 5 और 2। और इस लाइन के अंदर अंकों का योग 6 और 1, तो 6 और 1। तो इस ढंग से अंकों का योग 7 आने वाले जो परिणाम है वो हमने सेलेक्ट कर दिए। कौन कौन से, एक तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी टोटल जो अनुकूल परिणाम है वो कितने हैं 6 हैं। तो आपके अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी, अभिष्ट प्रायिकता आपको पूछा है कि 7 आने वाले अंकों का योग, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अनुकूल परिणाम हो गए 6 और कुल परिणाम है वो 36 है। ये टोटल मैं आपको लिख के बता दिया। अब 6 का भाग 36 में जा रहा है 6 बार, तो आ जाएगा 1/6। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 1/6। तो इस ढंग से आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे तो देखिए अंकों का योग है वो 7 पूछा है। अब आपको कोई भी प्रश्न आ सकता है, जैसे अंकों का योग 3 आने वाले परिणाम, अंकों का योग 9 आने वाले परिणाम। तो इस ढंग से आप अगर ये लिखना आप प्रैक्टिस कर दो तो आप जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसका जवाब आराम से दे सकते हैं। कुल मिला के आपको जो पूछा है उसमें से आपको ये जो परिणाम है 36, इसमें से आपको सेलेक्ट करके अलग करना है और फिर इनको गिनना है कि कितने ब्रैकेट है टोटल, और वो हो जाएंगे अनुकूल परिणाम। और कुल परिणाम हमेशा फिक्स रहेंगे 36। और यहाँ अभिष्ट प्रायिकता लिखा है, वहां पे आप ये भी लिख सकते हैं कि अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 6 हो गए, कुल परिणाम 36 हो गए। तो इस ढंग से 1/6 आंसर। नेक्स्ट देखो 7वां प्रश्न है। तो 7वां प्रश्न बताने लायक है नहीं, इसमें तो सिंपल सा आप आंसर दे लिख सकते हैं। आंकड़ों का अध्ययन क्यों किया आवश्यक है, आंकड़ों का अध्ययन है वो क्यों आवश्यक है। तो इस ढंग से डैश वाक्य दे दिया हुआ है, आपको देख लेना। नेक्स्ट है 8वां दे रखा है कि एक रेलवे स्टेशन पर एक खंबे के आधार से 30 मीटर दूरी पर स्थित प्लेटफॉर्म के एक बिंदु से खंबे की चोटी पर लगे कैमरे का उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको खंबे की ऊंचाई निकालना है और ऊंचाई दूरी वाला ये प्रश्न है। तो ऊंचाई दूरी वाले प्रश्न है, इसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है, और समकोण त्रिभुज बनाते ही आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्न के अंदर है क्या और क्या पूछा है। तो यहाँ मैं समकोण बनाता हूं और फिर इसको पढ़ेंगे वापस। देखिए मैं इनका नाम दे देता हूँ, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब इसको मैं पढ़ता हूँ वापस। देखिए एक रेलवे स्टेशन पर एक खंबे के आधार से, मान लो ये खंबा हो गया ए बी, खड़ी भुजा उसको हमेशा मीनार, पहाड़ी, खंबा कोई भी मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए रेलवे स्टेशन पर एक खंबे के आधार से, तो आधार मतलब क्या हुआ बी, नीचे वाला पॉइंट है वो 5 बिंदु का है या आधार का है, एक ही बात है। तो आधार से 30 मीटर की दूरी पर, तो ये आधार है, इससे 30 मीटर की दूरी पर, ये 30 मीटर है, 30 मीटर की दूरी पर स्थित प्लेटफॉर्म के एक बिंदु से,
ये बिंदु हो गया सी। इस बिंदु से खंबे की चोटी पर लगे कैमरे, ये खंबा है उसके चोटी पर यानी ए पर यहाँ कोई कैमरा लगा हुआ है। इस कैमरे का उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, यानी यहाँ है वो 30 डिग्री दे रखा है उन्नयन कोण। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी आपको ए बी निकालना है। क्या निकालना है? ए बी। तो व्यवहारिक है, यहाँ पे आपको एक अज्ञात भुजा है और एक ज्ञात भुजा है, इन दोनों का अनुपात लेना है। तो सीधा सा आप लिख लो समकोण त्रिभुज ए बी और सी में दो भुजाओं का अनुपात ले रहा हूं मैं, ए बी बटा बी सी। ए बी बटा बी सी लिया, यानी ये जो 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा आधार, यानी 30 मीटर है वो आधार हो गया, और ए बी है वो क्या हो गया? लंब। लाल बटा कक्का से आपको अच्छे ढंग से ये सीखना पड़ेगा, एल ए एल के और ए। अगर ये आता है तो आप ऊंचाई दूरी वाले प्रश्न कर सकते हो। ये है साइन, ये है कोस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक, ये कोसेक। ठीक है। अब मैंने लिखा है लंब बटा आधार, यानी ए बी बटा बी सी लिखा है, तो लंब बटा आधार क्या है? टेन। तो यानी मुझे इसके बराबर करना पड़ेगा वो टेन थीटा करना पड़ेगा, और थीटा यहाँ पे दे रखा है 30 डिग्री, यानी न्यून कोण कितना है? 30। तो ये आ जाएगा 30। अब मान रख के इसको सॉल्व करना है, और टेबल से जो भी मान है वो लिखना पड़ेगा। तो सरल करता है इसको, देखिए ए बी बटा बी सी है, और बी सी का मान मुझे दे रखा है, ए बी तो पूछा है, बी सी का मान 30 मीटर है, 30 लिख लिया, बराबर टेन 30। और टेन 30 का जो मान होता है वो कितना होता है? टेन 30 का मान 1/√3। तो 1/√3 लिख लो, 1/√3। अब इसको सरल कर दो तो ए बी आ जाएगा। देखिए ए बी का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वज्र गुणन 30 का गुणा किसे हो जाएगा? 1 से। तो 30/√3। अब आपको क्या करना है? रॉ का परिमेयकरण कैसे करते हैं वैसे इसको सरल करते हैं। तो देखिए 30/√3 है, ऊपर नीचे √3 का गुणा कर दो, √3 का अंश में गुणा किया, √3 का नीचे गुणा किया। तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास स्थिति आगे? देखो √3 का गुणा √3 से नीचे हर में, तो क्या आ जाएगा? √3 का गुणा √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 30 और √3 ऊपर तो ऐसा का ऐसा अंश में, तो और हर के अंदर आ जाएगा 3, और 3 से 30 है वो कट जाएगा कितनी बार? 10 बार। तो क्या आया हमारे पास? 10√3। तो आप जो खंबे की ऊंचाई पूछा है तो खंबे की ऊंचाई है वो इस ढंग से भी लिख सकते हो, 10√3। और साथ में आप इसको यदि सरल करना चाहे तो सरल कर सकते हैं। कैसे? देखिए 10 ऐसा का ऐसा, √3 का मान आपको याद रखना पड़ेगा 1.732। अब इसका गुणा करेंगे, 10 का गुणा तो पॉइंट है वो आगे खिसक जाएगा, यानी 17.32 आ जाएगा। ठीक है। और ये मीटर में दे रखा है दूरी, इसलिए ये भी क्या लिखना है? मीटर, यानी 17.32 इसका आंसर आ जाएगा खंबे की ऊंचाई। ठीक है। तो इस ढंग से इसका जवाब देना है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न। 9वां दे रखा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु -1 0 और 5 और 0 से समदूरस्थ है। अब एक प्रश्न आपके आया हुआ है तो इसको वापस करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। ये मॉडल पेपर 6 के अंदर आप देखना, जो पहला प्रश्न है मॉडल पेपर 6 का जो पहला प्रश्न है उसका छठा 6 प्रश्न है वो आपके ये का ये सेम दे रखा है। तो आप इस प्रश्नों को उस वीडियो से सीख सकते हैं। वैसे आपने ये वो देखा है तो ये आता भी होगा, तो देखने का काम ही नहीं है, बहुत ही सरल है। एक्स अक्ष पर बिंदु पूछा है तो एक्स अक्ष पर बिंदु मान लेना है, माना अभिष्ट बिंदु P x और 0 है, और P को इसको A और B मानना है, और उसे दूरी सूत्र लगा के दोनों को बराबर करना है। फिर अंत में वर्ग करके x का मान लाएंगे तो आपके उत्तर आ जाएगा यहाँ पे 2 और 0। ठीक है। तो आराम से आप इस सवाल को कर सकते हैं। नेक्स्ट 10वां जो दे रखा है कि त्रिभुज के कोणों के समद्वि भाजक होते हैं। अब त्रिभुज होता है, ये त्रिभुज ले लिया मैंने। अब त्रिभुज के जो कोण है, 3 कोण है, 1 2 और 3,
अब इन तीनों कोणों के जो समद्वि भाजक होंगे, यानी इस कोण का समद्वि भाजक यानी रेखा खींच ली, फिर इस कोण की रेखा खींच ली और इस कोण का समद्वि भाजक खींच ली, ठीक है। यानी कि ये तीनों जो गुजरेगी वो ये जो बिंदु आएगा क्रॉस पॉइंट, इसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। तो ये ध्यान रखना है कि जो त्रिभुज की कोणों की समद्वि भाजक रेखाएं जहां मिलती है उसको बोलते हैं केंद्रक। तीनों रेखाएं कोणों की समद्वि भाजक मिलेगी उस प्रतिच्छेदित बिंदु को केंद्रक कहेंगे, ठीक है। तो ये दे सकते हैं इजीली प्रश्न। नेक्स्ट है 11वां, प्रायिकता से संबंधित प्रश्न है। एक थैले में एक सफेद गेंद है, एक काली गेंद है और एक लाल गेंद है, ठीक है। सविता बिना थैले के अंदर जाके इसमें से एक गेंद निकालती है, ये भी प्रश्न आया हुआ है, और इसमें से लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है कि जो प्रश्न में दे रखे हैं कि सफेद गेंद कितनी है, काली गेंद कितनी है और लाल गेंद कितनी है, तो यहां लिख के बता देता हूं कि सफेद गेंद कितनी है? एक। काली गेंद कितनी है? एक। और लाल गेंद है एक। तो कुल गेंद कितनी हो गई? कुल गेंद हो गई आपके 3। तो कुल परिणाम तो हो गए 3। अब जो पूछा है उसका जवाब दे दो। क्या कह रहा है कि इसकी लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या है, यानी सविता बिना थैले के अंदर जाके बिना देखे उसमें से एक गेंद निकालती है, तो लाल गेंद के निकलने की प्रायिकता कितनी है? तो यहां लिखना है कि लाल गेंद होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, सूत्र लिख लेना, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब लाल गेंद कितनी है? टोटल 1 है, तो अनुकूल परिणाम 1 हो गया। कुल परिणाम कितना है? 3, टोटल गेंदों की संख्या, तो 1/3 इसका आ जाएगा आंसर। तो इस ढंग से आप 11 प्रश्न का जवाब दे सकते हैं।